क्या आपके मन में भी सवाल है कि जब आपने गूगल में किसी म्यूचुअल फंड को रिसर्च करा था तो उस पे उस म्यूचुअल फंड का रिटर्न दिखा रहे थे 22%, 25%, पर जब आपने उसी सेम फंड में इन्वेस्ट करा तो 8% और 10% रिटर्न क्यों बना? ऐसा क्यों हो रहा है कि दूसरे रिटर्न्स बना पा रहे और आप नहीं बना पा रहे? क्या आज आप एक डिसअपॉइंटमेंट वाले मोड में हो जहां आपको मन हो रहा है कि अपनी एसआईपीस बंद कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट बंद कर दो, इसमें कुछ नहीं होने वाला? तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ रीजंस जो इन्वेस्टर्स अपने डेली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में गलत कर रहे हैं, जिसके चक्कर में उनके रिटर्न्स खराब होते हैं। हाँ, इस वीडियो में मैं ये बात नहीं करने वाला कि आप हाई रिटर्न कैसे बनाएंगे, बट यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज मैं जरूर जानता हूँ कुछ ना कुछ पॉइंट आप यहाँ से जरूर सीख के जाएंगे। कोई ना कोई गलती आप कर रहे होंगे जो आप यहाँ पे सीख के आगे करेक्ट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ डेटा पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। तो मैं 2024 से लेकर 25 तक का एक एसआईपी का डेटा देख रहा था, तो उसमें पता चला कि एक साल में मतलब 2024 से लेकर 2025 तक जो एसआईपी स्टॉप रेशियो था वो था अराउंड 75.63%, जो आपकी स्क्रीन पे आज दिख रहा होगा। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर 100 एसआईपी शुरू होती है, उसमें से 75% एसआईपी उस साल में बंद हो रही है। ठीक है, मतलब इतनी हाई रेशियो है एसआईपी स्टॉपेज का एक साल में। और अगर हम 2024 और 25 का मार्केट सिनेरियो देखें, तो सितंबर 2024 से पहले तो मार्केट ठीक चल रहा था। उस टाइम तो इतनी दिक्कत नहीं थी। सितंबर 2024 में जरूर थोड़ी सी गिरावट आई थी, बट उस एक साल में फिर भी इतनी ज्यादा एसआईपी बंद हुई थी। इनफैक्ट जब जनवरी 2025 में आपको याद होगा, जब निफ्टी करेक्ट होना शुरू हुआ था, मार्केट में थोड़ा गिरावट आई थी, तब उस टाइम एसआईपी रेशियो अराउंड 109% गिर गया था। यानी कि ये था कि जितनी नई एसआईपी नहीं आ रही थी ना मार्केट में, उतनी पुरानी बंद हो रही थी। मतलब मान के चलो, जैसे यहाँ पे डेटा कहता है कि 61 लाख एसआईपी बंद हुई थी, और जबकि उस टाइम पे खाली 57 लाख एसआईपी उस साल में आई थी। अब ये डेटा आपको बताने का पॉइंट क्या है कि एज एन इन्वेस्टर हम हमेशा सोचते हैं कि ये फंड की गलती है। हमारे अंदर एक मन में, मैंने देखा लोगों को ये लगता है कि फंड ने गलत किया तो मैं इस फंड से निकल जाता हूँ, मैं अपनी एसआईपी रोक देता हूँ। बट आज हम कुछ पॉइंटर्स डिस्कस करने वाले हैं, जिन पॉइंटर्स को अगर आपने पूरी तरह इंप्रूव कर लिया तो आई एम श्योर कि आपकी डिसअपॉइंटमेंट कम हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट कभी गिरेगा ही नहीं या आप हमेशा पॉजिटिव रिटर्न में ही रहोगे, ऐसा नहीं होगा। बट आप इस चीज़ों को समझ पाओगे और आप बेटर एक्ट कर पाओगे। इसलिए इस वीडियो में बने रहना, इस वीडियो को स्किप मत करना। तो वीडियो में सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे कि सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये होता है कि वो अपना गोल डिसाइड नहीं करते। और किस चीज़ का गोल? गोल यानी कि मैं भला इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप एक सिंपल सी बात बताइए कि जैसे फॉर एग्जांपल आज आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन जाते हो और आपको पता ही नहीं है कि आपको कौन सी ट्रेन पकड़नी है और डेस्टिनेशन क्या कहाँ है, तो क्या आप पहुंच पाओगे क्या? तो आपको पहले डेस्टिनेशन क्लियर करनी होती है। उस डेस्टिनेशन को क्लियर करने के बाद आप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डिसाइड करते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या, आपकी इनकम है, कितना टाइम आपके पास है, कितनी जल्दी आपको पहुंचना है नहीं पहुंचना है, वो चीज़ों के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो। सेम चीज़ इन्वेस्टमेंट में होती है। अब क्या होता है, जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट का गोल डिसाइड करोगे, टाइम होराइजन डिसाइड करोगे, अपना रिस्क लेवल देखोगे, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपके लिए सही कैटेगरी और सही फंड कौन सा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आज मुझे अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है जो कि 30 साल दूर है, तो मुझे पता है कि 30 साल के लिए मेरे पास टाइम है पैसा एक्यूमुलेट करने का। बट मुझे ये भी देखना होगा कि भाई आज अगर मेरा खर्चा 50,000 है तो 30 साल बाद तो वो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ जाएगा, तो उस हिसाब से मुझे कितने पैसे चाहिए होंगे। दूसरा हो सकता है यार मेरे को अपने बच्चों की एजुकेशन प्लान करनी है, अगले 10 साल में उनको कॉलेज भेजना है, आईआईटी या कहीं अच्छी जगह इंजीनियरिंग करने भेजना है, कोई भी एग्जाम्पल कोई भी आप ले सकते हो। तो उस गोल के हिसाब से मेरे को अलग डिसीजन लेना होगा। अब मेरा गोल है कि भाई मुझे अभी 1-2 साल के लिए पैसा जोड़ के रखना है। तो होता क्या है, जब हमारा गोल डिसाइडेड नहीं होता ना, तो हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। यार मेरा ये रिटर्न क्यों नहीं बन रहा, यार इसका तो इस पर्टिकुलर फंड में इतना बन गया, मेरे फंड में ऐसा क्यों नहीं बना। बट जबकि हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई मैं आज अपने गोल से दूर कितना हूं। अगर मुझे 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना है और मैं 20 लाख पे बैठा, तो वो 80 लाख का डिफरेंस क्या जस्टिफाइड है, या कब कितने टाइम में अचीव होगा, या उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि रिटर्न आपके कंट्रोल में नहीं है, बट गोल आपको क्लियर होगा तो आप उस हिसाब से वहां पे पहुंच पाओगे। हम रिटर्न के नंबर चेज करने के बजाय अपने गोल को चेज करेंगे ना, तो हम ज्यादा अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। तो इसलिए इसको फिक्स करने के लिए आपने आज ये करना है। अगर तो आप एक एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, समझो आपके पोर्टफोलियो में 4-5 फंड है, आपको पता होना चाहिए कि इस 4-5 फंड का यूज क्या है। जब आपको यूज केस पता होगा ना, तो आप उस फंड को उतने टाइम के लिए होल्ड करोगे।
ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने एक ही गोल देना है, कोई आप रिटायरमेंट के लिए दे दो, कोई आप गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए डिसाइड आप अपने लिए कर सकते हो। और कोई नया गोल बनाना उसके लिए नई एसआईपी आप शुरू कर सकते हो, नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, बट गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, मैं देख रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, पास परफॉर्मेंस के बेसिस से अपना फंड सिलेक्ट करते हैं। जैसे उन्होंने देखा कि 3 साल का एक फंड का रिटर्न समझो 30% दिखा रहे हैं, तो कहेंगे चलो यार इसमें लगा दो। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी आप कोई रिटर्न देखो तो वो ये समझो कि अगर वो 3 साल का रिटर्न दिखा रहा है ना, वो 3 साल का रिटर्न उसका है जिसने 3 साल पहले इन्वेस्ट किया था, वो आपका रिटर्न नहीं है। उसकी ये गारंटी नहीं दे रहा होता वो कि 3 साल में मैंने 30 दिया तो अगले 3 साल में भी 30 दूंगा। हो सकता है अगले 3 साल में वो रिटर्न ही ना दे या नेगेटिव दे दे आपको। आप एक सिंपल चीज का मुझे जवाब दो, आप सब आईपीएल देखते हो या जो नहीं भी देखता हो इस चीज को चेक कर सकता है। आईपीएल में ऑरेंज कैप होता है, पर्पल कैप होता है और विनिंग टीम होती है। क्या हर साल कंसिस्टेंटली ये चीजें सेम रहती है क्या? चलो कोई 2 साल सेम हो सकती है, बट ऑरेंज कैप होल्डर जो बेस्ट बैट्समैन होता है वो हर साल चेंज होता है। पर्पल कैप होल्डर जो होता है वो हर साल चेंज होता है। ठीक है। विनिंग टीम जो होती है वो चेंज होती है। हाँ, ये डिसाइड हो सकता है कोई टीम ज्यादा जीतती कम जीतती है, बट अगेन यहाँ पे ये चीज कंसिस्टेंट होने के इसमें चांसेस बहुत कम होते हैं। उसी तरीके से जब आप फंड सिलेक्शन कर रहे हो तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग हर साल का टॉप परफॉर्मर चेंज करना चाहते हो। जैसे इस साल आपने देखा कि एक पर्टिकुलर फंड टॉप पे है, अगले साल कोई दूसरा होगा तो आप यहां से निकालोगे दूसरे में डाल दोगे, फिर दूसरे से निकाल के तीसरे डाल दोगे। इससे सबसे पहले तो आपकी कंपाउंडिंग डिस्ट्रॉय हो रही है। सेम अभी करंट एग्जांपल में बात करूं तो गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। अगर गोल्ड और सिल्वर में किसी ने 2024 से पहले तक जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो लोग फिर भी अच्छे रिटर्न्स बना सकते थे, जिन्होंने डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करके होल्ड किया था। बट जो लोग अभी 2025 के एंड में 26 की शुरुआत में देख के गोल्ड में इन्वेस्ट करने आए, उनके रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं बनेंगे। इनफैक्ट सिल्वर जब गिरा, गोल्ड जब गिरा, तो लोग पैनिक करने लग गए उस हिसाब से कि यार उन्हें डर लगने लगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है कि भाई रीसेंट परफॉर्मर नहीं देखना है। अब आपको इसे ठीक कैसे करना है, जब भी आप कोई फंड सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके पास्ट रिटर्न को देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो उसके फैक्ट शीट में या वेबसाइट पे दिखा रहे हैं वो नहीं लेना। आप कोई अच्छी वेबसाइट पे जाइए जहां पे आपको रोलिंग रिटर्न उस फंड्स के बताए जाए। रोलिंग रिटर्न के ऊपर अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, वो वरना लंबा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बट रोलिंग रिटर्न में आपको ये बताता है कि कुल मिला के एक लंबे पीरियड में, जैसे 10 साल के पीरियड में कोई भी 3 साल में आप इन्वेस्टमेंट करते तो ऑन एन एवरेज आप क्या बनाते हैं, एक मैंने ब्रीफ में आपको बताया। तो वो रिटर्न फिर भी एक एक्यूरेट आइडिया देता है। और दूसरा, एक और चीज आपने क्या देखनी है कि जो आप फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो अपने बेंचमार्क को कितना कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है। अब बेंचमार्क आप पूछोगे क्या होता है, वैसे तो कई लोगों को पता होगा बट मैं बता देता हूँ कि जैसे समझो मैं एक एक्टिव फंड मैनेजर हूँ, ठीक है, मैं कोई समझो मैं लार्ज कैप का एक्टिव फंड मैनेजर हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मेरा कोशिश ये होगी कि मेरे को निफ्टी 50 को बीट करना है। अब वो क्यों होगा, क्योंकि एक्टिव म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो उसकी एक्सपेंस रेशियो होती है वो ज्यादा होती है एक पैसिव या फिर इंडेक्स फंड्स के मुकाबले। ठीक है। अब आप एक्टिव फंड में जब एक्सपेंस रेशियो ज्यादा दे रहे हो तो आपका एक्सपेक्टेशन तो ये होगी ना कि मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए बेंचमार्क से। तो अगर निफ्टी 50 12% दे रहा है और आपके फंड ने 13-14% बनाया तो वो सही कर रहा है। बट निफ्टी 12% और आपका फंड भी 12 हो या 12 से कम हो तो वो गलत हो जाता है। तो आपने दो चीजें अब चेक करनी कि भाई आपके फंड का रोलिंग रिटर्न क्या है और आपका इसका बेंचमार्क उसने बीट किया कि नहीं किया है। ये दो चीजें देख के उसी के बेसिस पे आपको सोचना है कि ये रिटर्न अच्छा है कि नहीं है। तो ये गलती करने से बचिए। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि हम सही गोल चूज नहीं करते म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से पहले। अब हमने गोल तो चूज कर लिया बट उस गोल के साथ राइट एसेट क्लास या फिर राइट म्यूचुअल फंड कैटेगरी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको एक बहुत मजेदार स्टोरी बताता हूँ अपने दोस्त की, वो सुनेगा तो मुझे मारेगा बाद में, बट चलो ये एक लेसन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त को 2 साल में गाड़ी खरीदनी थी कुछ 20 लाख रुपए की। उसके पास कुछ 10-15 लाख रुपए पड़े थे, तो उसने कहा चलो इसको कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ अभी कि 2 साल का टाइम है। अब उसको किसी ने ये बोल दिया कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनते हैं। उसने उसकी बात सुन के इन्वेस्ट कर दिया। और फिर 2024 के एंड से जब वो स्मॉल कैप के इंडेक्स टूटने लगे, जब गिरने लगे, तो उस बेचारे की इन्वेस्टमेंट गिर गिर गई काफी हद तक। मतलब कुछ 10-15% का तो लॉस मेरे को जितना याद है उस टाइम पे हुआ था उसका। तो मैंने उसे ये बोला कि यार जिसने भी तेरे को ये एडवाइस दी उसने तेरे को ये तो बताया नहीं कि स्मॉल कैप अगर अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं ना, अगर 20% या 25% जो भी तू रिटर्न मान के चल रहा है, स्मॉल कैप साथ के साथ 50% 70% तक गिर सकते हैं। और अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं था तो 2008 का
इंडेक्स उठा के देख लेना, जब 2008 में क्राइसिस आया था तो स्मॉल कैप और मिड कैप कितने गिरे थे, या 2020 में तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं कितना गिरे थे। तो उसी तरीके से क्या होता है कि अगर उसने अपने टाइम होराइजन, अपने गोल के हिसाब से सही फंड सिलेक्ट किया होता तो उसको नुकसान नहीं होता। तो अब आपने इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आपने क्या करना है, मैं आपको सिंपल रूल बता देता हूँ, इस रूल के आगे आपने नहीं जाना। सबसे पहले अपने टाइम होराइजन को हम बांटेंगे। समझो मेरा टाइम होराइजन है कि 3 साल के लिए मुझे पैसा रखना है। 3 साल में कुछ समझ में ना आए तो बेस्ट है फिक्स डिपॉजिट ही करके रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अब इसमें आपको ये नहीं कहूंगा इसमें टैक्स और ये कैलकुलेशन नहीं, मेरा काम है आपकी लाइफ को सिंपल करना। तो सिंपल है कि 3 साल में ना रिस्क लो ही मत। जब आपको पता है कि यार मेरे को रिस्क नहीं ले सकता, समझो आप अपने बच्चों की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे हो, अपने एजुकेशन के लिए जोड़ रहे हो, मैं आपको रिस्क लेने के लिए नहीं कहूंगा कि आप रिटर्न के पीछे भागो। लोग एक एक साल के लिए भी मेरे पास कई बार आते, कहते हैं 1 साल में अच्छा रिटर्न बना के दे, मैं मना कर देता हूँ। मैं कहता हूँ आप एफडी कर दो, सेफ है, बढ़िया है। और अगर चलो एफडी नहीं करना तो क्या करें, आर्बिट्राज फंड्स में डाल सकते हैं, लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स में डाल सकते हैं। अगेन इनमें थोड़ी नॉलेज चाहिए होगी करने से पहले, ठीक है। नो डाउट इसमें रिस्क बहुत कम होता है, बट रिस्क होता जरूर है, कोई रिस्क फ्री नहीं होता है। तो कोशिश आप ये कर सकते हैं कि आप इसे डिवाइड कर सकते हैं कि एफडी हो गया, ये अपना आर्बिट्राज फंड हो गया, लिक्विड फंड में आप बांट सकते हैं। एक कैटेगरी और होती है इक्विटी सेविंग्स फंड, वो मैं कहूंगा कि अगर आप एग्जैक्ट 3 साल टारगेट करो तो करो, बट 1-2 साल में मैं इक्विटी सेविंग्स भी आपको एडवाइस नहीं करूंगा, ठीक है। नो डाउट आप अपने एडवाइजर से पूछ के ये सब चीजें करिएगा। फिर समझो आपके 3 से 6 साल का पीरियड है, तो आपने यूज करना हाइब्रिड्स, और अगर हुआ तो लार्ज कैप का एक फंड आप यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप यूज कर सकते हैं 3 से 6 साल, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या रिस्क एपेटाइट है। अगर आप रिस्क लेने की काबिलियत रखते हैं तो आप ठीक है इक्विटी बढ़ा सकते हैं, बट अगर आपके रिस्क फिर भी प्रोफाइल ऐसी कहती है कि नहीं अभी आप ज्यादा इक्विटी में नहीं जाना चाहते तो मत जाइएगा, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप बैलेंस एडवांटेज का यूज करिएगा। और अगर आप 6 साल के बियॉन्ड जाते हैं और आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है, तब आपने मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टोरल फंड, ग्लोबल इन्वेस्टिंग ये चीजें यूज कर सकते हो। साथ में एलोकेशन में गोल्ड सिल्वर भी रख सकते हो। तो ये जो मैंने टाइमलाइन आपको दिया ना, ये टाइमलाइन आपने यूज करनी है, ये डिसाइड करने के लिए आपके लिए सही कैटेगरी कौन सी होगी। अब आते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अपनी एसआईपी को रोक देना जब मार्केट गिर रहा हो। आपको याद होगा हमने वीडियो की शुरुआत ही उससे करी थी कि जो डेटा मैंने बताया था कि इतने सारे लोग अपना एसआईपी रोक देते हैं। इनफैक्ट एक डेटा और बताता हूँ। एक डेटा है कि 90% इन्वेस्टर अपनी एसआईपी को 5 साल से आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाते, मतलब 5 साल से पहले ही बंद कर देते हैं। और मेजोरिटी लोग का जब मैं सुनता हूँ रीजन की एसआईपी बंद करने का, तो एक तो जो मैंने बताया कि रिटर्न नहीं बनते ये बोलते, दूसरा ये ज्यादातर ये बोलते कि मार्केट गिरा तो हमने बंद कर दिया। तो एक सिंपल मैथ से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे मार्केट का गिरना आपके लिए अच्छा होता है। देखो पिछले पॉइंट में मैंने एक चीज क्लियर करा था कि इक्विटी में तब आना है जब आपका 5-6 साल से ज्यादा का होराइजन है। हम सिंपल मान के चलते कि मेरा 10 साल का होराइजन है, कि 10 साल के लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है, मैं इक्विटी में आया। अब इनिशियल 3-4 साल में अगर मार्केट गिरता तो क्या होगा। समझो मैं कर रहा हूँ 10,000 की एसआईपी, ठीक है, और जो एनएवी मेरी फर्स्ट मंथ में मान के चलते जो एनएवी मेरी चल रही थी वो 100 थी, यानी कि मुझे 100 यूनिट्स अलॉट हुए, ठीक है। बट जब मेरी एनएवी गिर जाती है, समझो वो 100 से 50 हो जाती है, तो अब वो 10,000 की एसआईपी जब जाएगी और उसे 50 की एनएवी मिलेगी तो मेरे को ज्यादा यूनिट्स अलॉट होंगे, ठीक है। यानी कि अगर अब आपको पहले 100 यूनिट्स अलॉट होते थे, अब आपको 200 यूनिट्स अलॉट होंगे। ऐसे ही करते करते डिप में आपको ज्यादा यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे। अब इसका फायदा कब होगा, जब आप 10वें साल में पहुंचोगे, 8वें साल, 9वें साल, 10वें साल में, और तब जब मार्केट ऊपर बढ़ रहा होगा, तो क्योंकि आप इतने सारे यूनिट्स अक्यूमुलेट कर चुके हुए हो, उससे आपको फायदा ये होगा कि आपकी ओवरऑल वैल्यू आपके फंड की, आपकी पोर्टफोलियो की बढ़ जाएगी, ठीक है। ये होता है सबसे अच्छा फायदा, और इसे कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं, कि इसमें क्या होता है मार्केट के अलग अलग प्राइस पे आप इसको बाय कर रहे होते हो। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हो, ठीक है, मैं बताता हूँ कि मार्केट से गिरने से डरना उनको चाहिए जिनको अभी पैसों की जरूरत होने वाली है। बट जिनको पैसों की जरूरत नहीं हो रही है उनको मैं कहूंगा आपको और एग्रेसिवली अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप सस्ते में यूनिट्स बाय करते हो, ठीक है। आप फंड की एनएवी को एक शेयर प्राइस की तरह समझिए, ठीक है। जब मार्केट गिरता है तो एनएवी भी गिरती है फंड की, ठीक है। तो आप मान के चलिए अगर शेयर गिर रहा तो शेयर प्राइस गिर रहा तो एनएवी भी गिर रही है, तो आप सस्ते में यूनिट्स बाय कर पा रहे हैं। यूनिट्स को मान लो शेयर्स बाय करने जैसा, मैं थोड़ा सिंपल करने के लिए बता रहा हूँ कि जिससे लोगों को यूनिट्स और एनएवी पे कंफ्यूजन ना हो। बट आप ये समझिए कि जब मार्केट गिरता है वो आपको फायदा देता है। और वॉरेन बुफे का एक बहुत अच्छा कोट भी मैं आपको बताता हूँ इसमें, कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल एंड बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। तो आज की डेट में जब लोग स्टॉक मार्केट से शायद दूर भाग रहे हैं कि भाई यूएस ईरान वॉर हो रहा है, पता नहीं लॉकडाउन ना लग जाए, पेट्रोल प्राइस ना बढ़ जाए,
उस टाइम पे आप स्टॉक मार्केट में आइए। क्यों? क्योंकि अभी अगर इंडिया के बिजनेसेस अच्छा कर रहे हैं तो चांसेस है कि आज शायद थोड़ी प्रॉब्लम जरूर हो, आगे चल के ठीक हो सकती है। ठीक है, और जहां गोल्ड और सिल्वर के पीछे लोग भाग रहे हैं वहां पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, कि वहां हो सकता है कि प्राइस क्रैश एकदम से हो जाए तो दिक्कत हो सकती है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, और वो कहता है कि टू मैनी फंड्स इन योर पोर्टफोलियो, यानी कि आपकी पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फंड्स होना। इनफैक्ट मेरे पास तो कई बार होता है कि जब लोग ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और मेरे पास डिस्कशन करने आते हैं, तो बहुत मुश्किल से मुझे किसी फंड में, मतलब किसी की पोर्टफोलियो में 8 से कम फंड देखने को मिलते हैं। सब में 8 फंड, 10 फंड, 15 फंड। एक मेरे पास केस आया, उसमें उस बंदे ने, उस इन्वेस्टर ने अराउंड 6 फंड रखे हुए थे और 6 के 6 ELSS थे। तो मैंने पूछा कि भाई तूने 6 ELSS क्यों खरीद ली? तो कहते भाई वो किसी ने कहा था डाइवर्सिफिकेशन, इसलिए मैंने 6 ले लिए। तो मैंने कहा डाइवर्सिफिकेशन तो कैटेगरी में होनी चाहिए ना। सिमिलरली कई बार हम क्या करते हैं कि सेम ही टाइप के बहुत सारे फंड्स ले लेते हैं। अब इसको डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहेंगे, यहाँ पे एक टर्म आता है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करते हैं 2 फंड है, ए और बी। अब अगर उसमें जो स्टॉक्स है जो उन्होंने बाय किए हुए, अगर वो कितने परसेंटेज सेम है वो हमें ओवरलैपिंग बताता है। यानी कि अगर उसका ओवरलैपिंग रेशियो कहता है 50%, तो यानी कि 50% स्टॉक जो फंड ए में है और 50% स्टॉक जो फंड बी में है वो सेम है। अब इसका नुकसान क्या होता है कि हम 2 फंड हमने लिए हुए, दोनों में हम एक्सपेंस रेशियो दे रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, हमने सेम काइंड ऑफ स्टॉक को बाय करने के लिए 2 अलग फंड ले लिए और उस पर हम एक्सपेंस रेशियो भी, एक्सपेंस तो हम पे कर ही रहे हैं फंड हाउस को। तो क्या मतलब हुआ? समझदारी ये होनी चाहिए कि 2 फंड, जब अगर आप 2-3 फंड या 4 फंड का पोर्टफोलियो भी बना रहे हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि 30% से कम आपका ओवरलैपिंग। ठीक है, सबसे बेस्ट तो क्या रहता है जब हम लार्ज मिड स्मॉल में डिवाइड करते हैं अपना पैसा, या मल्टी एसेट या बैलेंस एडवांटेज का भी यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है, एक तो कैटेगरीज डिवाइड अलग हो जाती है। हाँ, इसमें कोशिश ये करनी कि हर कैटेगरी में आपने एक ही तरीके का स्कीम रखनी है। अगर मेरे पास आज लार्ज मिड और स्मॉल तीनों है, तो ऐसा नहीं कि लार्ज में भी 2 है, मिड में भी 2 है, स्मॉल में भी 2 है, ऐसा नहीं करना है। लार्ज मिड और स्मॉल तीनों में एक एक स्कीम होनी चाहिए, और उन स्कीम से भी मेरे को कोशिश ये करनी है कि ओवरलैपिंग 30% से कम हो। नो डाउट वो होगी लार्ज मिड और स्मॉल के केस में, बट फिर भी ये चीज आप चेक कर सकते हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप गूगल में आज जाओ और डालो ओवरलैपिंग रेशियो, और आप ओवरलैपिंग रेशियो जब डालोगे तो आप उसमें फंड अपने नाम सेलेक्ट कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि कैसे आपके फंड में कितना 2 फंड में ओवरलैपिंग है। और आपने ध्यान क्या रखना है कि 30% से कम ओवरलैपिंग है तो बढ़िया है, 30% से ज्यादा है तो आपको फंड अपना एक ना एक चेंज करना चाहिए। और कितने फंड रखने चाहिए वो मैं कहूंगा कि 4 से 5 रखने चाहिए। बट अगर जैसा हमने पॉइंट 1 में डिस्कस किया था कि आपके गोल के हिसाब से भी फंड, नंबर ऑफ फंड डिपेंड कर सकते हैं, तो वो भी अपनी जगह ठीक है। बट बेफालतू में आपको ज्यादा फंड्स नहीं बढ़ाने। अब हमारे 6th पॉइंट पे हम आते हैं, तो वो पॉइंट है कि एनएफओ और थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करना। तो पहले हम बात करेंगे थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में। तो 2025 में जो मैंने डेटा देखा था वो ये कहता था कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किसी महीने में आ रही है तो आज की डेट में सेक्टोरल और थीमेटिक फंड में आ रही है। और मेरे को तो ये हैरानी होती है कि सेक्टोरल थीमेटिक फंड तो सबसे ज्यादा रिस्की फंड्स होते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा लॉस होने के चांसेस होते हैं और ज्यादातर लोग उसमें लॉस ही बनाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ कि जब 2004 ऑनवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च हुए थे, तो वो बहुत अच्छे बूम पे चल रहे थे, क्योंकि उस टाइम काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही थी इंडिया में, अलग अलग ग्रोथ हो रहे थे, ब्रिजेस बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं। तो लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसे डालने शुरू करे कई लोगों ने, और 2007 तक वो बहुत अच्छे रिटर्न्स बना रहा था। मतलब 50-60% तक के रिटर्न्स एक साल में ऐसे ऐसे बने थे। फिर क्या हुआ, 2008 का क्रैश आया और तब वो फंड 55% गिर गए एकदम से। ठीक है, मतलब जिन लोगों ने, हुआ उस टाइम पे भी यही था कि बहुत सारे लोगों ने 2008 में देखा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बहुत बढ़िया कर रहे हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी, बट एकदम से फंड गिर गए। 2008 से लेके अगले 10-12 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कोई एक्टिविटी नहीं हुई, यानी कि कोई मूवमेंट ही नहीं हुई। वो फंड जहां था वो वहीं पड़ा रहा, कोई ऐसा कोई रिटर्न नहीं बना रहा था, कोई ऐसा ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा था कि भाई कुछ वापस हो। लोग ऑलरेडी उसको छोड़ते हुए जाने लगे। बट 2020 के बाद फिर जब कोविड खत्म हुआ, जब गवर्नमेंट ने फिर से एक्सपेंशन शुरू किया, तब जाके वो फंड उठा। तो मेरा पॉइंट आपको बताने का ये है कि एक फंड 12-13 साल लिया सिर्फ अपने आप को वापस रिकवर करने में, अपने आप को उठाने में। ये होता है थीमेटिक और सेक्टोरल फंड की चीजें। मैं नहीं कह रहा वो खराब होते हैं। थीमेटिक और सेक्टोरल फंड में आने से पहले हमें एक व्यू रखना पड़ता है कि हमारा व्यू कैसे क्या है।
फॉर एग्जांपल अभी करेंटली आईटी सेक्टर बहुत खराब चल रहा है, तो कई लोग कहते हैं कि भाई वो खत्म होने वाला है, कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ये आगे चल सकता है। दोनों अपनी अपनी जगह सही हो सकते हैं, बट इसमें आने से पहले हमारा एक व्यू होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं और इसमें हमारा टाइम होराइजन क्या है। अब कोई आदमी कह सकता है कि भाई 3 साल में आईटी रिकवर कर जाएगा, कोई कहेगा 5 साल, कोई कहेगा 10 साल। सब अपनी अपनी जगह सही गलत हो सकते हैं आने वाले टाइम में। बट हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर हमें इसमें अब क्या करना चाहिए, तो सबसे पहली बात, हम अगर ओवरऑल जो जैसे मार्केट में 500 कंपनीज है, जैसे निफ्टी 500 बोलते हैं, उन लिस्टेड कंपनी में से अगर हमने ऑलमोस्ट सब जगह इन्वेस्टमेंट कर ली कि हमारे पास लार्ज मिड स्मॉल तीनों है, गोल्ड सिल्वर है, तो मेरे हिसाब से तो आप ऑलरेडी वेल डाइवर्सिफाइड हो, आपको बेफालतू के रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई सेक्टर समझ में आता है तो आपको उसमें फिर सेक्टोरल उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है, सेक्टोरल फंड में एंट्री और एग्जिट पता होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की मैंने बात करी, तो जो समझदार इन्वेस्टर होंगे ना वो 2007 के एंड तक निकल गए होंगे, कि उन्हें पता होगा कि यहाँ पे पीक आ गई है, ठीक है। फिर जो बाद में आए उन्होंने नुकसान बनाया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में कि 2008 में गिर गया। फिर जब वो गिर गया होगा तब समझदार इन्वेस्टर फिर उसमें आया होगा और उसने आगे चल के रिटर्न बनाया होगा। सिमिलरली गोल्ड और सिल्वर में भी कई समझदार इन्वेस्टर्स ने ऐसे ही करा है, ठीक है। बट फिर भी मैं एक पर्टिकुलर कैटेगरी बताता हूँ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है सेक्टोरल फंड के लिए, वो होता है सेक्टोरल फंड ऑफ फंड। उसमें क्या होता है कि एक फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि अच्छा अभी कौन से सेक्टर्स बढ़िया है, तो वो उन सेक्टर्स में अपना पैसा लगा देता है। अगेन बहुत हाई रिस्की फंड है, मैं ऐसे ही किसी को एडवाइस नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि आप अपने लिए चेक करिए, अगर आपकी पोर्टफोलियो में नीड हो तो आप करिए। और दूसरी हम बात करेंगे एनएफओस के ऊपर, तो पिछले साल एक नई एएमसी ने अपना फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च करा, मैं नाम नहीं लूंगा एएमसी का, आप समझ जाना। उस फंड हाउस के फ्लेक्सी कैप में बहुत ज्यादा लोगों ने सब ओवर सब्सक्राइब करा, इतने सारे लोगों ने इन्वेस्ट करा, और हम सब ये सोच रहे थे कि भाई ऐसा क्या है, फ्लेक्सी कैप फंड ही तो लॉन्च करा है। जब मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे फ्लेक्सी कैप फंड है जिनका डेटा भी अवेलेबल है, सारे रिस्क रिटर्न मेट्रिक्स अवेलेबल है, फिर भी लोग क्यों कर रहे हैं। तो एनएफओ देखो दोस्तों, आपको समझने की जरूरत है कि एनएफओ कई बार एक मार्केटिंग भी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा एनएफओ गलत होते हैं, बट एनएफओ हो सकता है कि आप एक प्रोडक्ट उन्हें लॉन्च करना है जिससे वो पैसा रेज कर सके, कि अगर एग्जिस्टिंग फंड में उनको दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती, तो कई बार वो एनएफओ इसलिए भी लॉन्च कर देते हैं। और आप चलो सब छोड़ दीजिए, एज एन इन्वेस्टर आप लोग को ये समझने की जरूरत है कि क्या आपके पोर्टफोलियो में एक एनएफओ क्या अलग काम कर रहा है जो आपको उसे खरीदना चाहिए। आपको ये सवाल का अगर आपको जवाब मिल जाए तभी आपको एनएफओ में जाना है। तो आई होप ये थीमेटिक और एनएफओ वाले फंड से रिलेटेड आपको ये डाउट क्लियर हो गया हो। इनमें आप अभी इन्वेस्टमेंट ना करिए अगर आपके बेसिक्स ये भी ठीक नहीं है, आप नॉर्मल एसआईपी ही करिए। अब हमारे सेवेंथ पॉइंट की तरफ चलते हैं, और हमारा सेवेंथ पॉइंट कहता है कि हम बहुत ज्यादा फंड के स्विच करते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है। अब स्विच का मतलब से मेरा मतलब है फंड को चेंज करते रहना, जिसे चर्निंग भी कहते हैं, कि हम आज इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट करते थे, फिर हमने कल उसका नाम सुना, हम कल उसमें करने लग गए। अब इसके ऊपर भी मैं एक केस स्टडी बताता हूँ। तो मेरे पास एक बंदा आया, कहता है मेरे को आपसे एडवाइस लेनी है, सब बात हुई। तो मैंने पूछा कि आप ऑलरेडी एक एडवाइजर के पास है तो आप मेरे पास क्यों आना चाहते, तो उसने बोला कि मेरा जो एडवाइजर है ना वो मेरे पोर्टफोलियो में कोई चेंजेस नहीं करता। तो मैंने कहा किस तरीके के चेंजेस नहीं करता, कहते मतलब मेरे को चाहिए होता है ना कि हर साल हम कुछ नए नए फंड डालें, कोई पुराने हटाए। तो मैंने कहा जब आपके रिटर्न्स सही चल रहे हैं, जब आपका गोल क्लियर है, फिर आपको चेंज क्यों करने हैं। तो होता क्या है दोस्तों, लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, वो क्या करते हैं कि टॉप परफॉर्मर देखेंगे, उस साल उसमें इन्वेस्ट करेंगे, फिर अगले साल कोई और टॉप परफॉर्मर होगा उसमें चले जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया हर फंड हर साल टॉप नहीं करता, हर फंड का बेस्ट और वर्स्ट टाइम अपने हिसाब से आता है, ठीक है। और एक और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि टैक्सेशन का इशू आता है। क्योंकि आप फंड को जब आप रिडीम करके कहीं पैसा और शिफ्ट करते हो तो आपको टैक्सेशन लगता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन से कैटेगरी में इन्वेस्ट किया है, और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के बेसिस पे रहता है। और दूसरा क्या होता है, इससे कंपाउंडिंग डिस्टर्ब होती है। अब कंपाउंडिंग क्या होता है कि जैसे क्या होता है कंपाउंडिंग का, हम एग्जांपल जैसे हम जानते हैं कि भाई कंपाउंडिंग का मतलब कि पैसे पे पैसा बनते रहना, ठीक है। अगर आज मैंने 1,000 रुपये लगाया, उस पर 10% आया तो वो 1100 हो गए, फिर 1100 पे 10% आएगा, फिर उसके ऊपर और 10% आएगा। बट मैं इसे तोड़ दूंगा और फिर स्क्रैच से शुरू करूंगा तो उससे दिक्कत होगी। तो आपने अपनी कंपाउंडिंग नहीं तोड़नी है, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगी कि भाई हम अपने पोर्टफोलियो को फिर चेंज कैसे करें। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि एक तो बेंचमार्क देखो, अगर बेंचमार्क बीट नहीं कर रहा है, आपका फंड एक आध 2 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और आपकी जिस कैटेगरी में आपने इन्वेस्ट किया उसमें बाकी फंड अच्छा कर रहे, तो दिक्कत होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करा है, अब स्मॉल कैप का अगर इंडेक्स भी डाउन है, पूरा कैटेगरी डाउन है,
तो मेरा फंड भी अगर डाउन है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मार्केट का साइकिल है। बट अगर कैटेगरी पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, सिंगल डिजिट ही सही बट पॉजिटिव दे रही है, बेंचमार्क ठीक कर रहा है, फिर मेरा जो स्कीम है वो सही नेगेटिव रिटर्न दे रही है मुझे, तो मुझे दिक्कत देना पड़ेगा कि हाँ यार यहाँ पे मेरे को चेंज करना पड़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मेरी रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गई। अब आपको क्वेश्चन होगा रिस्क प्रोफाइल क्या होता है, कि रिस्क प्रोफाइलिंग से हमें पता चलता है कि आपको कितने रिस्क लेना चाहिए, इक्विटी मार्केट हो या डेट मार्केट हो, कौन से एसेट क्लास में लगाना, उससे हमें रिस्क प्रोफाइल से पता चलता है। सपोज करते हैं अभी आप जॉब कर रहे हो, आपकी बहुत स्टेबल जॉब है, और आप एकदम से अपना बिजनेस शुरू कर देते हो। तो अब क्या हुआ, क्योंकि अब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो आपकी स्टेबल इनकम शायद इनिशियली ना हो, तो यानी कि अब आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपका जो एग्जिस्टिंग पैसा जो म्यूचुअल फंड में लगा हुआ आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो हम बोलेंगे कि ठीक है, अगर आप ऑलरेडी इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब अभी आप थोड़ा हाइब्रिड में आ जाइए, क्योंकि आपकी रिस्क प्रोफाइल चेंज हो गई है। तो इन कुछ कारणों के बाद ही आपको पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए। और फिर पोर्टफोलियो का रिव्यू आपने हर दिन नहीं करना है, हर महीने नहीं करना है। बेस्ट होता है कि आप हर 6 महीने में करिए या हर साल करिए। और सबसे बेस्ट ये रहता है कि अगर आप एक एडवाइजर के अंडर काम कर रहे हैं, कि आपको कोई गाइड कर रहा है जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप साल में एक बार उनके साथ बैठिए, एक आध 2 घंटा निकालिए और पूरी अपनी प्लानिंग डिस्कस करिए कि मेरा ये पोर्टफोलियो चल रहा है, अब हमें इसमें क्या करना चाहिए, मेरे गोल्स कितने दूर है, कैसे होना है, उस बेसिस पे आप चलिए। डेली आप इसको चेक मत करिए। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों, अब हमने अपने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए, और मैं जानता हूं कि अब आप डेफिनेटली रेडी है अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी कंटिन्यू करने के लिए। और मैं एक बार ये पॉइंट्स को रिकवर सारा एक बार ये रिवाइज भी करा देता हूँ, जिससे आपको ध्यान रहे कि आपने क्या क्या डिस्कस किया। नंबर 1 था कि कोई गोल के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, गोल बनाना है और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है। नंबर 2 है कि पिछले साल की या पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस को देख के ही हमने इन्वेस्टमेंट चूज नहीं करनी, रोलिंग रिटर्न्स वगैरह देखना है और हर चीज को देखना है। तीसरा है अपने गोल और टाइम होराइजन के हिसाब से हमें सही कैटेगरी चूज करनी है, फिर उसमें सही फंड चूज करना है। नंबर 4 है कि चाहे मार्केट गिरे या जैसा भी चले, अगर हमें अपने गोल का पता है, हमें अपना टाइम होराइजन पता है कब तक इन्वेस्टमेंट करना है, अपने एसआईपी को नहीं रोकना है। नंबर 5 है कि बहुत सारे फंड का बुफे नहीं बनाना है, हर कैटेगरी में एक एक स्कीम ही रखनी है। नंबर 6 है कि एनएफओ, थीमेटिक और सेक्टोरल फंड के पीछे बेफालतू में चेज नहीं करना है, अगर उनकी जरूरत है और कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है कि उन्हें बाय करने का, तभी लेना है। नंबर 7 है कि बहुत ज्यादा स्विचिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो चर्न करने की आपको जरूरत नहीं है। और नंबर है, तो आई होप ये 8 पॉइंट से आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। इनमें से ऐसे कौन से पॉइंट्स आप लोगों को लगे जो आप ऑलरेडी गलती कर रहे थे, और अगर आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन से पॉइंट्स को आप और डीपर डिस्कशन चाहोगे। ऐसा है कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर भी हम अगर एक वीडियो बनाने लगे तो वो भी 10-15 मिनट वीडियो की बन सकती है, क्योंकि इतना डेटा अभी मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी केस स्टडीज है। और इसके अलावा आप क्या चाहते हो कि मैं किस टॉपिक पे और वीडियो बनाऊं, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करिए, और हम इस चैनल को ग्रो करके ये भी सीखेंगे कि रिटर्न्स तो हमें अपनी जगह बनाने हैं, बट रिस्क कैसे कम करना है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।